रवि आज बहुत उदास था क्योंकि उसके गांव के मुखिया का बेटा गोविंद उसे अपना खेत बेचने के लिए एक हफ्ते का समय जो दे गया था। गोविंद 5 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए बोलकर चला गया था। 20 वर्ष का रवि और उसका पिता ने 2 साल पहले बैंक से 50 लाख रुपए का लोन और गांव के मुखिया रघु से 20 लाख का कर्ज लेकर गांव में एक कारखाना शुरू किया था और 6 महीने में ही हरिया ने रघु के 15 लाख रुपए भी लौटा दिए थे। बेटा गोविंद, ये इस तरह तो हमारा सारा पैसा लौटा देंगे, कुछ तो करना होगा। एक दिन उन दोनों ने मिलकर रातों रात तेल कारखाने में आग लगा दी और जब फैक्ट्री जलकर राख हो गई तो खुद ही चिल्लाने लगे, अरे देखो तो आग लग गई, अरे हरिया हरिया आग लग गई है। हे भगवान, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी जीवन की अंतिम पूंजी चली गई। अरे रघु मेरे भाई, अब क्या होगा, सब चला गया। अरे मत रो हरिया, हिम्मत से काम ले। अब इस उम्र में हिम्मत कहाँ से लाऊं भाई, एक तो जवान बेटी घर में बैठी है, अभी परसों ही मैं उसकी शादी की बात एक अच्छे घर में करके आया हूँ, अब उसके हाथ कैसे पीले होंगे मेरे भाई। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर वाले पर भरोसा रख। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये मेरे जीवन की आखिरी पूंजी थी जिस पर मैंने तुमसे और बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेकर जुआ खेला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अगर इसी तरह चलता तो मैं 2 साल में सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन शायद भगवान को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। फैक्ट्री में आग लगी उस समय रवि शहर के कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने गया हुआ था। जब उसे खबर मिली तो वे दूसरे दिन ही ट्रेन का टिकट लेकर अपने गांव आ पहुंचा। जिस गांव को वे हंसता हुआ खेलता हुआ छोड़कर गया था, आज वे वीरान था। और जब वे अपने घर पहुंचा तो उसे दूर से ही रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी और वे हक्का भक्का भागता हुआ अपने घर में आया। भैया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे पिता के लिए फैक्ट्री सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी, उनकी आत्मा थी उसमें, और उस फैक्ट्री के जाने के बाद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी आत्मा के साथ अपना शरीर भी त्याग दिया। नहीं, मेरे पिता बहुत मजबूत इंसान थे, वो इस तरह नहीं टूट सकते। बाबूजी उठे, बाबूजी क्या हुआ आपको? आपको देखकर ही तो हम सबको हिम्मत मिलती थी। चुप हो जा बेटा, रो मत, तुम ही तो घर के सबसे बड़े हो और सारी जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। एक जवान बहन और माँ की जिम्मेदारी, और तुम इस तरह से रहोगे तो उन लोगों को कौन संभालेगा? इसके बाद शाम को जब रवि अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके आया तो रिया ने सारी बात बताई। पिताजी को फैक्ट्री के नुकसान से बहुत दुख हुआ था, वे बहुत बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया था भैया। बहुत देर तक तो रघु चाचा और पिताजी फैक्ट्री के पास बातें कर रहे थे। वहां से आने के बाद वे बेड पर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लगातार करवटें बदलकर लगभग 3 बजे मम्मी की नींद लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मम्मी को एहसास हुआ कि पिताजी वहां नहीं है। मम्मी और मैं उन्हें खोजते हुए फैक्ट्री के पास गए। जब तक हम वहां पहुंचे वो फैक्ट्री की सीलिंग फैन से लटके हुए थे। इतना कहकर रिया रोने लगी। बात सुनने के बाद रवि ने अपनी बहन रिया को चुप कराया। चुप हो जा बहन, इस दुखों के पहाड़ को हम सबको मिलकर ही पार करना होगा। हरिया की मौत के कुछ दिन बाद ही रघु ने रवि को अपने घर बुलाकर अपने 5 लाख रुपए का याद दिलाया। रवि बेटा, तुम्हें वो पैसे तो याद है ना चाहते हुए भी मुझे वो पैसे याद दिलाने पड़ेंगे। हाँ चाचा, मुझे सब याद है, मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं सबकी पाई पाई चुका दूंगा। बेटा, हमारी पीढ़ी तो चली गई और तुम लोग हो इस नई पीढ़ी के। मेरा बेटा गोविंद चाहता है कि वो भी तेल फैक्ट्री खोले, इसलिए पैसों की सख्त जरूरत है बस। इस घटना के 10 दिन बाद आज गोविंद रवि को धमका कर गया था। बाप बेटे की नजर फैक्ट्री और हरिया के कुछ बचे हुए जमीन के टुकड़ों पर भी थी।
देख भाई रवि, 10 दिन का समय दिया था, आज वो भी पूरा हो गया। तूने जल्दी से पैसों का इंतजाम नहीं किया ना, तो जो फैक्ट्री के पास वाली जमीन है ना, वो भी तेरे हाथ से जाएगी। गोविंद भाई, मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दो। अब तुझे और वक्त नहीं मिलेगा, तेरा वक्त पूरा हो गया है और अब तेरा वक्त खराब होगा, याद रखना। दूसरे दिन नदी पार से प्रकाश आए हुए थे, जो रिया के ससुर थे। आइए चाचा जी, नमस्कार, बैठिए। बेटा रवि, लगभग मैं 1 महीने से तीर्थ यात्रा पर था, कल ही लौटा हूँ और मुझे हरिया के बारे में पता चला। हरिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम दोनों ने हाई स्कूल साथ में ही पास किया था। बहुत ही विनम्र हंसमुख स्वभाव के थे वो, लेकिन वैसा हंसमुख आदमी आत्महत्या कर लेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। हरिया मिश्रा का घर यही है क्या? जी हाँ, मैं हरिया मिश्रा का बेटा रवि मिश्रा हूँ। आप लोगों को पहचाना नहीं? हम लोग बैंक से आए हैं। ओह, आइए आइए। अंदर बुलाने के लिए धन्यवाद। सॉरी, हम लोग बस नोटिस चिपकाने के लिए आए थे कि अगले महीने तक अपने 65 लाख रुपए का बकाया नहीं चुकता किया तो आपकी जमीन नीलाम करके पैसा वसूल किया जाएगा। पर इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम देना कैसे पॉसिबल है? सॉरी सर, आप बैंक से जाकर बात कर सकते हैं। देखो रवि, बुरा नहीं मानना, रिश्ता अपने केवल में ही हो तो सफल होते हैं। मेरा बेटा MBBS डॉक्टर और आज की तारीख में तुम कंगाल हो, इसलिए रिया का रिश्ता अगर अपने ही केवल में ही देख लो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हाँ मैं चलता हूँ। प्रकाश चाचा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे धन्यवाद, आपने अपना फैसला हमें शादी से पहले ही सुना दिया। जो इंसान स्टेटस देखकर रिश्ता बनाता है वो रिश्ता नहीं सौदा करता है, और हमें रिश्तेदार की जरूरत है, सौदागर की नहीं। प्रणाम। बैंक का और रघु चाचा का लोन मैं कैसे चुकाऊंगा? लगता है एकमात्र पुश्तैनी जमीन बेचनी ही पड़ेगी। वैसी उधेड़-बुन में था, तभी रवि आसमान की तरफ देखता है। एक तारा बहुत तेज चमकता हुआ उसके खेत में आकर गिरा। अचानक उसे लगा कि खेत में आग लग गई है, लेकिन अगले ही पल खेत से एक उड़न तस्करी उड़ती हुई उसे दिखाई दी। फिर वे ऊपर जाकर गायब हो गई। दूसरे दिन रवि सुबह सुबह खेत पर जाकर देखता है कि वहाँ केसर की फसल लहरा रही है। अरे, मेरे खेत में केसर की फसल, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मेरी आंखें? नहीं, क्या सच में ये हकीकत है? रवि 5 किलो केसर ले जाकर शहर बेच आया। उधर से लौटते हुए वे फिर देखता है कि खेत में केसर लहरा रहे हैं, तो अब रवि को वह समझने में देर नहीं लगी। जरूर ये कोई जादुई फसल है। शायद पिताजी सब सुन और देख रहे हैं, मेरी मदद भी कर रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से खेत में आज केसर लहरा रहा है। दूसरे दिन रवि सबसे पहले अपनी खेत की बाउंड्री करवाता है और फिर रघु के घर पहुंचता है। अरे रवि, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? खेत के कागज लाए हो क्या देने के लिए? अरे गोविंद, चाय बोल देना, अपना रवि आया है। वाह चाचा, आपके पैसे देने थे, ये लो आपके 5 लाख, और ये रहे आपके 50,000 सूद। अरे बेटा, इतनी भी जल्दी क्या थी? पैसों की कोई जरूरत नहीं थी वैसे तो। ये बताओ कि इतनी जल्दी तुमने इतने पैसे कहाँ से ले आए? तुमने किसी से लोन तो नहीं उठा लिया ना फिर से? नहीं चाचा, मैंने किसी से कोई लोन नहीं लिया है, और इन सब घटनाओं के बाद मैं तुम में से कभी भी किसी के पास कोई लोन नहीं उठाऊंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद है जो पैसों का इंतजाम हो गया और हमारी प्रतिष्ठा बनी रही। बेटा गोविंद, इस रवि का पीछा कर। इतनी जल्दी कहाँ से पैसों का इंतजाम कर लिया इसने? खेत से करीब 10 किलो केसर तोड़ के वह शहर पहुंचा और मंडी के सबसे बड़े व्यापारी से 25 लाख रुपए में केसर बेचकर बैंक पहुंच गया। मैनेजर साहब, मैं हरिया का बेटा रवि हूँ। मैं लोन सेटलमेंट के लिए आया हूँ। अगर आप 2 किश्तों में पैसे दे देते तो आपका सूद माफ कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 50 लाख ही देने होंगे। जी धन्यवाद। ये रहे 25 लाख रुपए, बाकी रकम 2 दिनों के भीतर मैं चुका दूंगा। सारा लोन चुकता करने के बाद रवि केसर बेचकर मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था और कुछ महीनों बाद ही जली हुई फैक्ट्री को फिर से चालू करने का वह निर्णय लेता है
उधर रघु को पता चलता है कि रवि आजकल केसर का बिजनेस कर रहा है। पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? अरे यही बैठकर पेपर पढ़ रहा हूँ। अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? देखो उस हरिया के बेटे को, बाप का सारा लोन चुका दिया, वो भी सूद समेत। और एक तुम हो जो अपने बाप को लोन लेने पर उतरवा दोगे। अरे पिताजी, यही तो खुशखबरी मैं आपको देने आया हूँ। रवि कहाँ से पैसे चुका रहा है ये मुझे पता चल गया है। वो अपने खेत की बाउंड्री करवा रहा है ना, वो उसके अंदर केसर की खेती कर रहा है और उसी को बेचकर उसने सारा लोन चुकता किया है। अभी अभी मंडी से मुझे पता चला है ये। ओ, तभी मैं कहूँ ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है जो एक हफ्ते में सारा पैसा उसने उतार दिया। चलो आज रात ही उसके खेत पर धाबा बोलकर सारा केसर एक कट्टे में भर कर ले आएंगे। फिर रात को रघु और गोविंद दोनों ही रवि के खेतों में जाते हैं और जैसे ही रघु बाउंड्री को पार करता है तो वे जमीन पर जोर से गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, कितनी तेज लगी है। अरे गोविंद कहाँ चला गया रे? बाप यहाँ गिरा पड़ा है और बेटा केसर लूटने में लगा पड़ा है। क्या हुआ पिताजी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुझे दिख नहीं रहा कि गिरा पड़ा हूँ? कमबख्त इतना ऊंचा बाउंड्री बनवाया है। अरे पिताजी, यहाँ तो सिर्फ गोबर होता है, केसर कहाँ है? अरे गधे, यही तो पता किया था। मेरी कमर भी तोड़वा दी और कुछ मिला भी नहीं। पर पिताजी खबर तो पक्की थी। अरे गधे कुत्ते हरामी, तुझे ऐसे ही खबरें मिलती है क्या? उधर जब रवि फैक्ट्री के अंदर काम करवा रहा होता है तो उसके पिताजी हरिया की आत्मा उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा गिरा देती है। अरे सीसीटीवी कैमरा, मुझे तो इस पर ध्यान ही नहीं गया। अब पता चल जाएगा कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी। जब वह सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो उसे पता चलता है कि फैक्ट्री में आज रघु और उसके बेटे गोविंद ने आग लगाई थी। ये सब देखकर वह एकदम सुन रह जाता है कि उसके पिताजी को भी जबरदस्ती इन लोगों ने ही मारा था और फिर आत्महत्या का रूप दे दिया था। रवि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को सीधा ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार पर रघु और उसके बेटे गोविंद दोनों को ही पकड़ लेती है और अदालत में दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रवि अपने पिताजी का नाम पर ऑयल मिल के नाम पर एक बड़ी सी फैक्ट्री खोलता है और जल्द ही अपनी मेहनत और लगन से इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड भी बना लेता है।